नमस्कार दोस्तों, आज हम इम्पॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस की सीरीज़ में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गंगा नदी है, उसकी एक सहायक नदी है सोन नदी, जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी के दाएं तट पर आकर उससे मिलती है। तो इन दोनों के मिलन स्थल पर एक राज्य है, उसका नाम पूछा गया है, उस जगह का नाम पूछा गया है। तो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था वो क्षेत्र? अवंती, बज्जी, काशी, मगध। तो आंसर होगा मगध। और मगध की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र जो है वो गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर ही स्थित है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो हमारे पास ये लिपियों के ऑप्शन है अरामाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, यूनानी और अरामाइक। तो कांधार से मिला अभिलेख, कांधार कहाँ है? कांधार अभी अफगानिस्तान में है। तो उधर की तरफ जो लैंग्वेजेस ज़्यादातर यूज़ की गई हैं वो यूनानी और अरामाइक इस्तेमाल की गई है। वहाँ पर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अशोक के जो भी अभिलेख पाए गए हैं, उन अभिलेखों पर यूनानी और अरामाइक लिपि से उस पर लिखा गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थल से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? मतलब कि जो मनुष्य आदिकालीन जो मनुष्य हैं उनके जो साक्ष्य है कुछ इस तरीके के नहीं मिले हैं कि वो शिकार करके भोजन को इकट्ठा करते थे। तो ऑप्शन है हमारा भीमबेटका, हुसंगी, चिरांद, कुरनूल गुफाएं। तो चिरांद से ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं जिनको कहा जा सके कि यहाँ पर शिकार करके भोजन को इकट्ठा करने किए जाते थे आदि मानव के द्वारा। तो जैसे बेटका है, हुंगसी है, कुरनूल है, यहाँ की जो गुफाएं हैं उसमें से मनुष्य के आखेटक और भोजन को संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। और ये तीनों ही जो है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल हैं, जबकि चिरांद जो है वो नव पाषाणिक पूरा स्थल है। यानी कि एक तरीके से अब जीवन स्थिर होने लगा था नव पाषाणिक काल में। तो भोजन को संग्रह करने के बजाय यहाँ पर व्यक्ति एक स्थिर हो चुका था नवपाषाण काल में, और भोजन को एक ही स्थान पर जहाँ पर वो रुकता था वहीं पर ही वो प्राप्त करने की कोशिश करता था। इसके अलावा भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुसंगी और कुरनूल गुफाएं जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी आप देखिए कृष्णा की सहायक नदी है और दक्षिण भारत में पाई जाएगी, प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? किसके साक्ष्य? राख के साक्ष्य, जो जलने के बाद यानी कि कहा जाए कि आग के से परिचित होने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। जहाँ पर राख के साक्ष्य मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो व्यक्ति रहे पूरा पाषाणकालीन जो व्यक्ति थे वो अग्नि से परिचित थे, आग से परिचित थे। तो ऑप्शंस हमारे पास भीमबेटका, हुसंगी, चिरांद, कुरनूल गुफाएं। तो यहाँ पर आंसर होगा कुरनूल गुफाएं। जो कुरनूल गुफाएं हैं वहाँ से राख के अवशेष मिले हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि ये पूरा पाषाणिक आरंभिक जो लोग थे वो अग्नि से पूर्ण रूप से परिचित थे, आग से परिचित थे, जो उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ों को जलाया जिसकी वजह से आज वहाँ पर राख के साक्ष्य मिलते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, यानी कि गुफाओं की दीवारों पर, गुफाओं के जो चट्टान हैं उन पर चित्रकारी के लिए इनमें से कौन सा पूरा स्थल जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, अजंता। तो भीमबेटका जो है इन सब में जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकला है उससे ये संबंधित है। भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है,
और यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के बहुत ही सुंदर उदाहरण मिले हैं। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका। और भीमबेटका के जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित है, जबकि अजंता और बाघ की जो शैलकृत गुफा चित्रकला है वो मौर्य काल के बाद की है। और अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शुंग कालीन और सातवाहन कालीन माना जाता है। जिन स्तूपों को, जो बौद्ध स्तूप हैं, उनको शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। जो अमरावती है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। बाघ और अजंता की गुफाएं जो हैं वो प्रागैतिहासिक काल की नहीं है। उसमें जो चित्रकलाएं हैं वो कब की हैं? वो मौर्य कालीन है या मौर्य उत्तर कालीन है, ये मानी जाती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? ऑप्शन है गाय, बकरी, कुत्ता, बैल। तो आंसर होगा इसमें आपका कुत्ता। कुत्ता जो जानवर है उसको सबसे पहले मानव द्वारा पालतू बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह था कुत्ता, और इसके बाद मनुष्य ने अन्य जानवरों को भी धीरे धीरे पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मेहरगढ़ में किस दर्रे के निकट स्थित है? मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट स्थित है? यानी कि मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? बोलन दर्रा, गोलम दर्रा, खैबर दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो आंसर होगा हमारा बोलन दर्रा। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा एक समतल स्थल है, और ये बोलन दर्रा अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान के भी बलूचिस्तान प्रांत में जो किरथर पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पड़ता है। बोलन दर्रा एक मार्ग है, ईरान आने जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। तो अगला प्रश्न है हमारा, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो कहाँ पर? मेहरगढ़ की बात हो रही है यहाँ पर, और मेहरगढ़ में जो कब्र पाई गई है उसमें किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया है, ये प्रश्न है हमारा। तो ऑप्शंस हैं बकरी, कुत्ता, भेड़, मुर्गी। तो आंसर होगा इसमें बकरी। बकरी जो है मेहरगढ़ से प्राप्त एक जो कब्र है उसमें मृतक के साथ पाए गए हैं, उसके अवशेष पाए गए हैं बकरी के। और यहाँ के लोगों की एक आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और संभवतः उसे जो है परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था, या फिर कहा जाए तो उसके और भी चीज़ों को भी कब्र के साथ रखा जाता था, क्योंकि लोगों का ये मानना था इस समय कि मृत्यु के बाद जो जीवन है उसमें जो आवश्यक चीज़ें यहाँ पर लगती हैं मनुष्य को, वही चीज़ें वहाँ पर भी लगेंगी। तो उन सभी चीज़ों को जो है कब्र में उसके साथ, मृतक व्यक्ति के साथ दफनाया जाता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी हम देखते हैं कि मेनली जो बहती है हमारे उत्तर पूर्व जो राज्य हैं भारत के उसमें, और मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में इसका प्रवाह हमें दिखाई देता है। तो उस क्षेत्र में कुछ पहाड़ी हैं, और ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी है, उसमें से किस पर कोई एक पूरा स्थल है जो उस समय का स्थल है वो यहाँ पर मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास मेहरगढ़, हल्लूर, गुफक्राल, दाओजली, हेंडिंग। तो आंसर होगा हमारा दाओजली। दाओजली जो है चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते पर ब्रह्मपुत्र की घाटी पर एक पहाड़ी पर स्थित है, और यहाँ पर बहुत से औजारों के साक्ष्य पाए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि ये क्षेत्र जो है पूरा स्थल है, और यहाँ पर आदि मानवों की एक सभ्यता विकसित रही होगी, मानवीय सभ्यता यहाँ पर रही होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? कौन से पुरा स्थल है? मेहरगढ़, कोविद हवा, चिरांद, महागाड़ा। तो इसमें हमारा आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाया और अन्य जानवरों को पालना सीखा। और इसी के साथ ये देखा जाता है कि मेहरगढ़ से ही चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं,
जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए भी रहे होंगे। जो अनाज उपजाया जा रहा है, जौ और गेहूँ उपजाया जा रहा है, उगाया जा रहा है, उसके भंडारण के लिए भी मेहरगढ़ में कुछ गोदाम के मिले हैं। जो 4 कमरे मिले हैं या उससे ज़्यादा कमरे मिले हैं, उसमें से एक को ये माना जाता है कि ये भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए है। तो सबसे पहले क्या माना जाता है कि मेहरगढ़ में ही जो है जौ और गेहूँ को उगाया जाना शुरू किया गया था। और मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ किरथर की पहाड़ियों में है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजे गए नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि जो यानी कि जो प्राचीन नगर है, सबसे प्राचीन नगर इनमें से कौन सा है जो सबसे पहले खोजा गया? ऑप्शंस हैं हमारे पास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सोतकाकोह। तो आंसर होगा यहाँ पे हमारा हड़प्पा। हड़प्पा पुरा स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी और लगभग 80 वर्ष पूर्व कुछ जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इस स्थल को ढूंढा था और इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में यहाँ पर मिलने वाले सभी ऐसे पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहा गया। और इस शहर का निर्माण लगभग ये माना जाता है कि 4700 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। और इसका जो कालक्रम है वो अगर देखें तो इस सभ्यता का जो एक कालक्रम है मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के एक समकालीन माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मेसोपोटामिया और जो मिस्र की सभ्यता है उसके साथ साथ चली होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पा पुरा स्थल निम्न में से किस स्थान पर है? हड़प्पा पुरा स्थल निम्न में से किस स्थान पर है? गुजरात, पंजाब भारत, पंजाब पाकिस्तान, काबुल अफगानिस्तान। तो आंसर होगा पंजाब पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहाँ पर हमें ये हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। हड़प्पा नगर हमें मिला था और ये लगभग जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस काम में जुटे जो इंजीनियर थे उन्हें अचानक ही हड़प्पा के बारे में पता चला। हड़प्पा खुदाई के दौरान हड़प्पा के कुछ अवशेष मिले जो कि अभी आधुनिक पाकिस्तान में हैं। और उसके बाद इंजीनियरों ने जब ईंटों की अच्छी से तलाश की और हड़प्पा के खंडहरों को हजारों ईंटें उखाड़ ली, तब उसके बाद कई इमारतें जो हैं वहाँ पे पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। क्योंकि उस समय तक ये ज्ञात नहीं था, ये लगभग खुदाई जो हुई 150 साल पहले हुई जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय तक ये ज्ञात नहीं था कि यहाँ पर कोई प्राचीन नगर भी है। तो ये कहाँ है हड़प्पा? हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि वो एक शॉल सा ओढ़ा हुआ व्यक्ति है जिसने एक पत्थर से बना हुआ मूर्ति है उसका और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो वो कहाँ से मिला? ऐसा माना जाता है कि एक पुजारी की मूर्ति है और उस समय देवी देवताओं का प्रभाव रहा होगा और इस वजह से एक पुजारी है और उसकी ये मूर्ति है, तो ऐसा ये माना जाता है। तो ये मूर्ति कहाँ पर मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या कालीबंगा। तो आंसर होगा हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से इस व्यक्ति की पत्थर की बनी हुई मूर्ति मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनने दिखाया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष जो है वो कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास सोतकाकोह, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो मोहनजोदड़ो से जो है सूती वस्त्र के कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि तब कपास से लोग परिचित थे और कपड़ों को भी बुना जाता रहा होगा। तो इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है लाल, हरा, पांडु, नीला। तो आंसर होगा लाल। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो काले रंग से डिजाइन किया करते थे मिट्टी के बर्तन पर और खूबसूरत लाल मिट्टी से बर्तन बनाया करते थे
और इन बर्तनों के ऊपर वाले हिस्सों में लाल रंग से पुताई किया करते थे, फिर उसके ऊपर काले रंग से जो है कुछ चित्र वगैरह बनाया करते थे और निचले हिस्से को भी काले रंग से रंगा जाता था। मुख्यतः जो इस पर उपयोग होता था रंग का, वो लाल रंग का उपयोग होता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा नगर का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धौलावीरा जो नगर है वह जिस राज्य में है वो कौन सा राज्य है? धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर रहा है ये। ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो आंसर होगा हमारा गुजरात। गुजरात का धौलावीरा नगर जो है कच्छ के इलाके में पड़ता है और ये एक नदी के किनारे हुआ करता था और यहाँ पर साफ़ पानी भी मिलता था और यहाँ पे ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ होती है। यहाँ धौलावीरा में जल के संचय करने और जल वाटर मैकेनिज़्म को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, या उसका जो एक अवशेष मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं कि जल को पूरी तरीके से पूरे वर्ष किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, उन सभी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन इनमें से एक नगर 3 भागों में विभक्त था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बेसिकली जो हम देखते हैं कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे, यानी कि एक जो ऊंचाई पर रहने वाला, टीले पर रहने वाला जो एक नगर था और एक जो नीचे रहने वाला नगर था। टीले पर रहने वाले नगर का एक ऊंची दीवार होती थी, एक किले से घिरा होता था, लेकिन जो नीचे वाला क्षेत्र होता था वो खुला होता था। लेकिन एक नगर और ऐसा मिला है जहाँ पर ये 3 भागों में विभाजित है। वो नगर कौन सा है? ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो नगर है वो 3 भागों में मिला है और धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगरों में से एक है और भारत का तो सबसे बड़ा और सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है ही है। और जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभक्त था और इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी होते थे और जिसका सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक खुला मैदान भी होता था इसमें। और यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा हुआ पाया गया है और इस अभिलेख को संभवतः जो है लकड़ी में जड़ा गया था और यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख हैं वो मोहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए गए थे जो कि चित्रात्मक होते थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोथल नगर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो अब हमारा आंसर होगा गुजरात। गुजरात में लोथल नगर की खोज हुई है। हड़प्पा सभ्यता का ये नगर है और किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है ये। और ये नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और ये पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इसके साथ साथ लोथल को ये भी माना जाता है कि ये हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनका एक बंदरगाह के रूप में उपयोग लोथल नगर का किया जाता था उनके द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हम अगला प्रश्न है कि वेद संख्या में 4 हैं, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो आंसर होगा इसमें हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है और इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष ईसा पूर्व हुई और ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से बोला गया, और ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए रचे गए हैं। और इनमें जो 3 प्रमुख महत्वपूर्ण देवता हैं वो है अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता और सोम जो है वो वनस्पतियों के अधिपति के रूप में पूजे जाते थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? आर्य लोग जो हैं वो अपने विरोधियों को क्या कहकर पुकारते थे? ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन शत्रु, विरोधी, अरि, दस्यु। तो आंसर होगा इसका दस्यु। आर्य लोग अपने विरोधियों को
दास या दस्यु कहते थे। और दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे या दूसरी परंपराओं को मानते थे। बाद में समय के साथ जो दास शब्द का मतलब है वो गुलाम से हो गया और जिन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था और जो भी मालिक उन्हें कहते थे वो करना पड़ता था। दस्यु का शब्द आगे चल के गुलाम में बदल गया। लेकिन आर्य लोग जो है दस्यु शब्द का जो उपयोग करते थे वो किस संदर्भ में करते थे? अपने विरोधियों के संदर्भ में करते थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खगोल, व्याकरण, चिकित्सा, गणित। तो इसका आंसर होगा चिकित्सा। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी और उनके अनुसार जो है बहुत से तथ्यों को चरक संहिता में बताया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित था? कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शंस हैं हमारे पास मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी। अभी वर्तमान के ये शहरों के नाम हैं और प्राचीन काल में वो कहाँ था? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले यानी कि अभी नाम परिवर्तित है तो प्रयागराज जिले में स्थित था और यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी भी रही थी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? ठीक है, नहीं रहा था। इनमें से कौन है जो मगध का शासक नहीं रहा था? ऑप्शन है बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु, महापद्म नंद। तो इसमें से आंसर होगा हमारा प्रसेनजित। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद ये तीनों ही मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजित जो है वो कौशल महाजनपद का राजा था। प्रसेनजित कहाँ का राजा था? कौशल महाजनपद का राजा था। तो अगला प्रश्न है, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है वैशाली, मथुरा, कौशाम्बी, चंपा। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वैशाली जो है वो मगध के निकट एक राज्य था और इसकी राजधानी जो है वज्जी मगध के निकट एक राज्य था और राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और यहाँ एक अलग किस्म की व्यवस्था थी यानी कि ये गणराज्य कहा जाए या एक रिपब्लिक था और एक संघ कहा जाता था इसे। और अगर देखें तो मथुरा की जो राजधानी मथुरा के जो शासक होते थे उनका कौन थे? वो सूरसेन थे। कौशाम्बी जो राजधानी थी वो किसकी थी? वत्स की थी। और चंपा जो थी राजधानी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। चंपा कहाँ की थी? अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गढ़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त किया? गढ़ या संघ यानी कि मैंने ये बताया कि रिपब्लिक जो राज्य महाजनपद हुए उन्हें गढ़ या संघ कहा गया और उस पर विजय प्राप्त करने वाले जो शासक हुए वो कौन हुए? गुप्त शासक हुए। गुप्त शासकों ने गढ़ों या संघों पर जो है विजय प्राप्त की। यहाँ पर जो गढ़ या संघ में जो राजा चुने जाते थे वो जनता की सहमति से चुने जाते थे यानी कि एक तरीके से वोटिंग सिस्टम टाइप हुआ करता था उस टाइम पर भी यहाँ पर। और इस पर जो विजय प्राप्त की वो गुप्त शासकों ने की और कई शक्तिशाली राजा जो है इन गढ़ों को या संघों को जीतना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद ये राज्य जो है 1500 वर्षों तक लगभग रिपब्लिक के रूप में ही चलता रहा और इसके बाद गुप्त शासकों ने इस पर जो है विजय प्राप्त की। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। तो आंसर होगा बौद्ध ग्रंथ। तो दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इसे लगभग 2300 वर्ष पहले लिखा गया था। दीघ निकाय जो है वो सुत्त पिटक का भाग है। इस सुत्त पिटक के 5 हिस्से हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय इत्यादि। ये जो कुछ निकाय हैं वो किसके हिस्से हैं? आपके सुत्त पिटक के हिस्से हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप
स्तूप का निर्माण किया गया था? सांची, सारनाथ, भरूच, अमरावती। तो पहली बार उपदेश कहाँ दिया गया? पहली बार उपदेश कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने? सारनाथ में दिया था। तो आंसर हमारा यहीं से हो जाता है कि पहली बार जो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था वो किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया था। और कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। और वहाँ पर इसकी स्मृति में क्या बनाया गया है? एक स्तूप बनाया गया है। तो जहाँ हम देखें तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्यगढ़ के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, और बुद्ध को जो है वो बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा जो है वो उपदेश दिया गया था। और इसी घटना की स्मृति में यहाँ पर जो है स्तूप का निर्माण भी हुआ बाद में। और बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके। तो किस भाषा का उपयोग किया था? प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। और प्राकृत भाषा में इसलिए दिया था ताकि लोग उन्हें आराम से समझ सकें। परंतु इसका जो लेखन कार्य है वो किस में किया गया? पाली भाषा में किया गया। जो भी ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई थी? कुशीनारा नामक स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाणिनि द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृत भाषा की रचना है? कौन सी एक संस्कृत भाषा की रचना है? भूगोल, खगोल, आयुर्वेद, व्याकरण। तो इसमें आंसर होगा हमारा व्याकरण। व्याकरण जो है उसमें जो संस्कृत व्याकरण है उसके लिए पाणिनि ने ये किताब लिखी थी, और इन सूत्रों का उपयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियमों को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से लिखा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि अष्टधाई नामक पुस्तक की रचना भी की, जो व्याकरण से ही संबंधित थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जातक कथाओं का संकलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? जातक कथाएं जो है वो किससे संबंधित हैं? गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे पास जैन अनुयायी, बौद्ध अनुयायी, विदेशी यात्रियों द्वारा, दरबारी कवियों। जब गौतम बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं हैं तो वो किस में है? किसके द्वारा लिखी गई? बौद्ध अनुयायियों के द्वारा लिखी गई। और जो बौद्ध अनुयायी हैं उन्होंने जातक कथाओं को लिखा। और जातक कथाएं जो है खुद्दक निकाय का हिस्सा है, यानी कि खुद्दक निकाय से हमें जातक कथाओं के बारे में पता चलता है। तो बौद्ध अनुयायियों द्वारा जातक कथाएं लिखी है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कथाओं को लिखा गया है। तो अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी, और इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अष्टधाई, अर्थशास्त्र, मालविका अग्निमित्रम या अभिज्ञान शकुंतलम। तो आंसर होगा हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में ये किताब है। अर्थशास्त्र की किसके संबंध में? राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में है। इसके अतिरिक्त मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचनाएं हैं, और पाणिनि ने जो लिखी है वो अष्टधाई लिखी है। अष्टधाई किसने लिखी है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मैंने इसका उत्तर आप लोगों को पहले ही प्रश्न में दिया था कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी है। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र ये जो है वो मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। और तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में जाने का एक मार्ग होता था, और उज्जैन नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग होता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, यूनानी राजा जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, क्या नाम था उसका? ऑप्शन है हमारे पास मेगास्थनीज, डायमेकस, फाहियान, हेंगशांग। तो आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है
वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इसकी एक प्रसिद्ध किताब है इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा डायमेकस और बिंदुसार के समय भारत आया था, और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था, और जो हेंगशांग है वो हर्षवर्धन यानी कि हर्ष के काल से संबंधित है, उसके काल में भारत आया था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था, और इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है धम्माधिकारी, धम्मगुरु, धम्म महामत और धम्म आमत्य। तो आंसर है इसका धम्म महामत। धम्म महामत के रूप में जाना जाता है उन लोगों को जिसको अशोक ने नियुक्त किया धम्म की शिक्षा लोगों तक देने के लिए, लोगों तक धम्म की शिक्षा पहुंचाने के लिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? किस लिपि से उत्पन्न हुई है? जो आधुनिक भारत की वर्तमान में जो हम लिपियां देखते हैं वो किस लिपि से उत्पन्न हुई है ज़्यादातर? ऑप्शन है देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी, बांग्ला। तो आंसर है हमारा ब्राह्मी। आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर लिपियाँ हैं जैसे देवनागरी है, तमिल है, बांग्ला है, मलयालम है, ये सभी जो है ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य, तो जो संगम साहित्य है ऑप्शन है हमारे पास संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो आंसर होगा इसका तमिल। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है, और इसकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी, और इन्हें जो है संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इसका जो है एक तरीके से संकलन किया गया। मदुरै में जो कवि लोग हैं, जो जितने भी साहित्यकार थे, कवि थे, वो इकट्ठा होते थे और यहाँ पर इसका संकलन इसको बनाया करते थे, ऐसे साहित्य को लिखा करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुषाणों की राजधानी रही? कौन सी कुषाणों की राजधानी रही? ऑप्शंस हैं हमारे पास पाटलिपुत्र, मथुरा, अमरावती और कांधार। तो आंसर होगा मथुरा। मथुरा लगभग जो है 2000 वर्ष पूर्व मथुरा जो है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, और यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी रहे, और ये कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था, और इसके साथ साथ ये एक व्यापारिक केंद्र भी बड़े पैमाने या एक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी बड़े पैमाने पर विकसित हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरिकमेडु नामक प्राचीन पत्तन यानी कि प्राचीन बंदरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकमेडु नामक जो प्राचीन बंदरगाह है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक। तो आंसर होगा पुडुचेरी। तो अरिकमेडु पुडुचेरी में अवस्थित है, और ये लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडु जो है एक पोर्ट के रूप में यूज़ किया जाता था, और यहाँ ईंटों से बना एक पूरा ढांचा मिला है, जो संभवतः ये माना जाता है कि एक गोदाम भी है, यहाँ पे गोडाउन है, जिसमें जो भी सामान आता था जहाज़ों से उसको यहाँ पे एकत्र किया जाता था। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तमिल भाषा के लिए प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन है हमारे पास ब्राह्मी, यूनानी, संस्कृत, मलयालम। तो ब्राह्मी प्रारंभ में जो है तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था, और कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में जो है अभिलेख मिले हैं, और इसलिए इन्हें जो है तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा की जाती है। और मुवेंदार का अर्थ क्या है? ग्राम प्रधान, गृहपति, तीन मुखिया या सरदार। तो आंसर है इसका तीन मुखिया। मुवेंदार का अर्थ तीन मुखिया होता है, और इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया जाता था, और वो शासक परिवार थे चोल, चेर और पांड्या। ठीक है, जो दक्षिण भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासकों में से एक रहे थे। चोल, चेल और पांड्या के लिए मुवेंदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? ऑप्शन हैं सातवाहन, कुषाण, चोल, चेर।
तो इसका आंसर होगा सातवाहन। तीनों मुखियाओं के शासनकाल के दौरान यानी कि 200 वर्ष बाद उनके बाद पश्चिम भारत में जो है सातवाहन नामक राजवंश का एक तरीके से प्रभाव आया। और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो रहा वो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। और उसके बारे में जो हमें उसकी पता चलता है कि उसकी माँ गौतमी बलश्री ने एक अभिलेख से पता चलता है उसके बारे में। और वह अन्य सभी सातवाहन शासकों के साथ साथ उसे जो है दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है। और दक्षिणापथ का जो शाब्दिक अर्थ है वह है कि दक्षिण की ओर जाने का रास्ता, और पूरे क्षेत्र में यही नाम जो है प्रचलित रहा था, क्योंकि इसका जो पूरा सातवाहन शासकों का जो एक पूरा रूल था वो दक्कन पठार पर था। और दक्कन पठार एक रास्ता महत्वपूर्ण बनता है अगर उत्तर के राज्यों को दक्षिण के राज्यों के साथ संपर्क स्थापित करना है, तो सातवाहन शासकों के राज्य से ही होकर जाना पड़ता था। तो इसी वजह से इसे दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है सातवाहन शासकों को। तो अगला प्रश्न है हमारा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ऑप्शंस हैं भारत, यूनान, यूरोप, चीन। तो आंसर है इसका चीन। चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है? बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है हमारा इसमें अश्वघोष। अश्वघोष ने जो है बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी, और ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य जो बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था इसके बाद। और जो पार्श्व और वसुमित्र जैसे जो बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे जो विद्वान थे वो कनिष्क के दरबार में ही विद्वान थे या दरबार में ही रहते थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विष्णु के 12 रूप की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? विष्णु के 12 रूप की जो मूर्ति है, 12 रूप के रूप में जो मूर्ति पाई गई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। विष्णु के 12 रूप की जो मूर्ति है वो एरण नामक स्थल मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो है विष्णु के 12 रूप को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। कहाँ से प्राप्त हुई है? एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, हरिश्रेण निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? हरिश्रेण निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका दरबारी कवि था? हरिश्रेण का दरबारी कवि था। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिश्रेण था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। तो आंसर होगा इसका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर और उसके काल के बारे में सूचना मिलती है। और उसके बारे में जो अशोक के स्तंभ पर जो लिखा है वो किसने लिखा है? हरिश्रेण ने ही लिखा है, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि रहा है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी कहा जाता है। और प्रशस्ति का जो एक अर्थ होता है वो होता है प्रशंसा करना। और इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। और इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्रेण ने संस्कृत भाषा में, किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में उसकी प्रशंसा की है, उसका प्रशंसापूर्वक वर्णन किया है। और समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था और वह बीड़ा भी बजाता था। और उसके इस गुण को जो है उसके सिक्कों पर भी दिखाया गया है। तो बीड़ा बजाते हुए किस शासक को सिक्कों पर दिखाया गया? समुद्रगुप्त को दिखाया गया, गुप्त वंश का जो एक राजा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता इसलिए कहा जाता है कि उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने मालवा क्षेत्र में एक व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। और
ये सिक्के उसी शकों पर विजय के सूचक के रूप में चलाए, यानी कि एक तरीके से स्मारक सिक्के उसने चालू किए शकों को जीतने के उपलक्ष्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार है वो विद्वानों से भरा रहता था, और इसमें जो कवि कालिदास है और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी जो है उसी के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाण भट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? बाण भट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शंस हैं हमारे पास कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, हर्षवर्धन। तो आंसर होगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है। क्या लिखा है इन्होंने? हर्षचरित्र लिखा है, जो किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की है। और किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है, और जिससे हर्ष के शासनकाल और उसकी जो एक वंशावली का है उसके बारे में हमें पता चलता है कि हर्ष का जो शासनकाल है वो किस प्रकार से रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? हर्ष के काल में इनमें से कौन भारत आया था? ऑप्शन है फाहियान, हेंगशांग, मेगस्थनीज या डियोनिसियस। तो आंसर होगा हेंगशांग। हेंगशांग एक चीनी तीर्थयात्री था और यह हर्ष के काल में भारत आया था। वह काफ़ी समय के लिए जो है हर्ष के दरबार में भी रहा और उसने जो कुछ भी देखा उसका उसने विस्तृत वर्णन भी दिया था। तो ये थे हमारे आज के इसकी फर्स्ट सीरीज़ के पहली सीरीज़ के इसमें जो स्टैटिक्स क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री के, प्राचीन इतिहास के, उसके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, ये अपना महत्व रखते हैं। और इस तरीके की सीरीज़ लगातार अब आपको मिलती रहेगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को आपके पास लेकर आते रहें। तो इसकी ये फर्स्ट पार्ट था और इसका सेकंड पार्ट भी आपके साथ जल्द ही डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।